चलिए देखिए आगे। देखिए अपना जो टॉपिक चला था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको अपन सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट अपन कहते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक अपन ने 2 क्लास अपनी हो चुकी है, जिसमें हमने आपको ये बताया है एक तो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हम किन किन नामों के साथ अपन इनको पहचानते हैं। साथ ही साथ आपको यह बताया जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते कितने हैं, जिसमें गणितीय माध्य कौन कौन से होते हैं, स्थिति माध्य कौन कौन से होते हैं, व्यापारिक माध्य कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहला टॉपिक था अर्थमेटिकल मीन, जिसको अपन समांतर माध्य कहते हैं, जिसकी अपन ने थ्योरी भी पढ़ी और आज अपन इसके प्रैक्टिकल पॉइंट की बात भी अपन कर रहे हैं। यहां तक का पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका था, यहां तक की सारी बातें आप लोगों के सामने कंप्लीट हो चुकी थी और अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे थे कि भैया समांतर माध्य की कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सारी बातें आप लोगों के सामने चल रही थी। ओके, और उम्मीद करता हूं कि जो अब तक बताया वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 2-3 बातें मैं बता देता हूं। जनरली जो बच्चे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, आप लोगों की बुक रेडी हो चुकी है। जो यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक मिलने के बाद ना तो आपको किसी पीडीएफ की जरूरत है, ना आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। आपको अपनी बुक अपने पास रखनी है और जो भी एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट अगर आपको लिखाया जाता है, उस एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको अपनी बुक में नोट डाउन आपको करना होगा। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं। ओके, और आपको यह भी बता देता हूं कि समय समय पर टाइम टेबल के अंदर कभी कभी बदलाव हो सकता है। जैसे आज एक बदलाव हुआ है, अभी 11 बजे क्लास होगी आपकी स्टैटिक्स की, जो अभी स्टार्ट हो चुकी है, और 12 बजे क्लास होगी आपकी मैथ्स की। जो 2 बजे क्लास होती थी मैथ्स की, वो आज आपकी 12 बजे होगी। ओके, तो ये समय समय पर जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, एक आप लोग जो लाइव क्लास देखते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि 12 बजे क्लास कंप्लीट हो गई और 12 बजे क्लास को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उस क्लास को रिकॉर्ड करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। रिकॉर्ड होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी बच्चे कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद ये बोलते हैं कि सर वो क्लास अपलोड नहीं हुई। तो भैया टाइम लगता है, आप लोग 2-3 घंटे का वेट किया करो और वेट करने के बाद टाइम होता है। ओके, कल का टेस्ट, मेरा कल टेस्ट नहीं हो पाया था, आज हो जाएगा टेस्ट। ओके, तो जो भी जानकारी। और दूसरी बात है, आप लोगों ने अपना कोर्स ज्वाइन कर रखा है। उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद वहां पर एक टेलीग्राम का लिंक होता है, उस लिंक से आप लोग अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब है कि आप वहां पर ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। और सीधी सी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसी ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। चलो ये तो कि इंफॉर्मेशन। अब चलते पढ़ाई की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है जो बाकी था अपना, ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। बड़े बड़े एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कारखाने के 100 मजदूरों की औसत मजदूरी 1000 है। मतलब एक कारखाने में मजदूरों की संख्या कितनी है? 100, और उनकी औसत मजदूरी कितनी है? 1000। इनमें से 60 पुरुष है और उनकी औसत मजदूरी 1200 है। तो बताओ महिला मजदूर, अच्छा 100 में से 60 पुरुष है, तो बताओ महिलाएं कितनी है? 40। तो इन 40 महिलाओं की औसत मजदूरी अपने को ज्ञात करनी होगी। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। देखियो, यहां पर अपन कह सकते हैं कि अपन कारखाने की कुल मजदूरी, सबसे पहले अपन कारखाने की कुल मजदूरी अपन ज्ञात करते हैं। तो भैया आप जानते हो 100 वर्कर है और औसत रूप से 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो यहां पर ये वर्कर हो जाएंगे आपके कितने? 1 लाख। इनमें से अगर मैं कहूं पुरुष मजदूर, पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष कितने हैं? 60, और इनकी औसत है कितनी? 1200। तो बताओ पुरुषों को कितने मिले? आपके 72,000। तो पुरुषों को 72,000 रुपए मिल रहे हैं। तो बताओ यहां पर महिलाओं की जो मजदूरी है, वो कितने जाएगी आपकी? 28,000। कितने जाएगी आपकी? 28,000। समझने की कोशिश करना, 1 लाख रुपए में से अगर पुरुषों को 72,000 रुपए मिलते हैं, तो बताओ महिलाओं को कितने मिलेंगे? 28,000। अच्छा महिला कितनी होगी? 40। तो 40 महिलाओं की टोटल मजदूरी होगी आपकी कितनी? 28,000। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इनकी जो औसत मजदूरी होगी
वो औसत मजदूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 28,000 बटे में आपका 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 700 रुपए, कितना आएगा 700 रुपए यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आगे तो अपन बात ये आते हैं ठीक आपके आगे तो अपन जाते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना 700 रुपए। अब देखो तो महिलाओं की मजदूरी कितनी 700। अब एग्जाम में क्वेश्चन आजकल ऐसा आता है, मैं बताता हूं कैसा। यहां पर लिखा जाएगा पुरुष, अब सुना ध्यान से, यहां लिखा जाएगा पुरुष और यहां लिखा जाएगी महिला। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, भैया एक कारखाने में औसत मजदूरी कितनी है 1000, कारखाने की औसत मजदूरी कितनी है 1000, ओके, और पुरुषों की औसत मजदूरी कितनी है 1200 और महिलाओं की औसत मजदूरी कितनी है 700। 1200 में से ये गया तो कितना बचा 2 और ये बचा कितना बचा आपका 3। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये 3:2। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इस कारखाने में पुरुषों का परसेंटेज कितना है और महिलाओं का परसेंटेज कितना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप देखो 3 और 2 5, तो पुरुष तो कितने परसेंट हो गए 60% और महिला कितनी परसेंट होगी आपकी 40%, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुए और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते रहते हैं। सर बुक कैसे मिलेगी बुक करने के बाद? बेटा आपको बता देता हूं, आप लोग ऑनलाइन बुक ऑर्डर करते हो, बुक ऑर्डर आज आपने कर ली, ऑर्डर करने के बाद आपकी बुक कल से यहां से पार्सल कर दी जाएगी और पार्सल करने के लगभग 4 से 6 दिन के बीच में आराम से वो बुक आपके पास पहुंच जाएगी। बस अपना पिन कोड सही लिखना और अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस कंप्लीट तरीके से लिख लेना। अगर आप एड्रेस गलत लिखते हो तो तुम्हारी गलती रहेगी, पिन कोड गलत होता तो तुम्हारी गलती होगी। अगर बुक वापस रिटर्न हो जाएगी तो वापस आपको भेजी जाएगी, लेकिन पोस्टल चार्जेस लग जाएगा। कल को तुम कहोगे सर दोबारा पोस्टल चार्ज है, क्योंकि भैया इंडिया पोस्ट वो जो है वो ना तो हमारे पिताजी का है ना हमारे खानदान का है, वो आपका सरकार का है और वो आपको चार्जेस लेगा, वो ना तुमको बख्शेगा ना हमको बख्शेगा। तो सीधी सी बात है, आपको तरीके से बुक मंगानी होगी और बुक केवल ऑनलाइन ही मिलेगी, क्योंकि ऑफलाइन बुक नहीं मिलेगी, ये आपको बता देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, यस या नो? ओके, अब इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो कैसे, एक कारखाने में मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है 12,000। मतलब हमें ये नहीं पता कि कारखाने में मजदूरों की संख्या कितनी है, बस ये पता है कि उस कारखाने में मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है 12,000, जिसमें से कुछ मजदूर कुशल है, उनकी औसत मजदूरी 15,000 है और अकुशल मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है 10,000 है। ओके, तो कारखाने के कुशल और अकुशल मजदूरों का अनुपात ज्ञात करना होता है। कैसे? अब सुनो, इसका मतलब एक कारखाने में कुछ वर्कर कुशल है यानी स्किल है और कुछ वर्कर आपके अकुशल है मतलब अनस्किल की बात अगर करें, भैया इनकी औसत मजदूरी तो कितनी दे रखी है 15,000, इनकी औसत मजदूरी कितनी दे रखी है 10,000 और कारखाने की मजदूरी कितनी है 12,000। ओके, 15 में से 12 गया, कितना बचा 3। ओके, 10 में से 12 गया, कितना बचा आपका 2। मतलब ये समझ लीजिए कि इस मजदूरी का, तो यहां पर कुशल मजदूर तो कितने हैं 2 और अकुशल मजदूर कितने हैं आपके 3, तो 2:3। परसेंटेज देके तो 2/5 इंटू में 100 करोगे तो बताओ ये कितने परसेंट हो गए 40%। और ये हो जाएंगे आपके 3/5 इंटू में आपका 100, ये हो जाएंगे कितने परसेंट 60% आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 40 होते हैं और ये 60 होते हैं। मतलब इस प्रकार से अपन इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुशल और अकुशल की बात अगर करें तो इनकी कैलकुलेशन वहां पर की जा सकती है। यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? तो कह सकते हैं कि कुशल मजदूर आपके कितने हैं 40% है और अकुशल मजदूर कितने आपके 60% होते हैं। ये कारखाने के मजदूरों की बात यहाँ पर आ जाती है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम देते समय, एग्जाम में देखना कि वो क्या पता कुशल, मान लो हो सकता है वो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे दे, लेकिन यहां पर इसकी जगह तो क्या लिख दे अकुशल और यहां लिख दे कुशल, तो ऑप्शन में 2:3 भी होगा और 3:2 भी होगा। अब तुम देखोगे टसल में रहोगे तो वहां पर तुम आंसर क्या करोगे ये, जबकि गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि अगर वो ये बदल जाता है तो फिर ये, क्योंकि यहां तक तो तुम पहुंच जाओगे। तो आपको यह देखना है कि वो कुशल और अकुशल के बीच में पूछ रहा है या अकुशल या कुशल के बीच में पूछ रहा है। यह अनुपात आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो दोनों में से कौन से अनुपात के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, यह ध्यान रखना।
क्योंकि यहां जाकर वो बच्चों को फेल कराने की कोशिश करता है, यहां जाकर बच्चों को गलत कराता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और यहां कभी कभी इजी क्वेश्चन भी बच्चों को फेल करा देता है, होता इजी है, कर भी लोगे, लेकिन धारणा 2:3 आ भी जाएगा, मतलब पता लगा क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, तो वो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो अगला देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, मैंने कल भी समझाया था। अगर तुम्हें क्वेश्चन करना तो वीडियो को रोक दिया करो, वीडियो को रोककर सोल्व कर लिया करो। मैं तो कंटिन्यू चलता रहूंगा, मेरे को तो रोकना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप वीडियो को तो रोक सकते हो ना। क्योंकि अगर मैं कहूंगा बच्चों तुम करके दिखाओ तो कितना टाइम खराब होगा। जो काम 1 घंटे में हो सकता था उस काम में 2 घंटे लग जाएंगे। तो समय बचाना है तो अभी समझो, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत वेतन कितना भाई अपना 50, मतलब एक कक्षा है, उस कक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है। हमें ये नहीं पता है उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये नहीं पता, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन ये पता है इस कक्षा के विद्यार्थियों की जो औसत है वो कितनी है आपकी 50 है, वो औसत आपकी 50 है। अब ये कहते हैं कि इनमें से लड़कों का औसत जो है वो कितना है आपका 45 और लड़कियों का औसत कितना आपका 52। अब कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, मतलब यहां पर बॉय भी है और यहां पर गर्ल्स भी है, बॉय और गर्ल्स, और कक्षा का औसत कितना है आपका 50। अच्छा, लड़कों का औसत कितना है आपका 45 है और लड़कियों का औसत कितना है 52। 45 में 50 गया तो कितना बचता है 5, और 52 में गया तो कितना 2, तो इनका अनुपात है 2:5, यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 2:5। तो 2:5 जो है वो इस कक्षा में लड़कों और लड़कियों के अनुपात की बात आती है, कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 2:5 यहां पर आ जाएगा। इसको परसेंटेज में निकाल सकते हो, 2/7 × 100, 5/7 × 100, अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खूब बार आए हुए अच्छे से। अब ये क्वेश्चन है, ये भी ये कहता है कि एक कारखाने में मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है 1000, मतलब कारखाने में कितने मजदूर है हमें नहीं पता, लेकिन उन मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है 1000, जिसमें से पुरुष मजदूरों की औसत मजदूरी 1200 है और महिलाओं की औसत कितनी है 700। तो कक्षा कारखाने में पुरुष और महिला मजदूरों का अनुपात क्या है? तो मैंने कहा कि इस कारखाने में मेल भी है, मतलब पुरुष भी है, और महिला फीमेल भी है, मतलब कि महिला भी है। इनकी औसत मजदूरी कितनी है 1000 है। अच्छा, यहां पर पुरुषों की मजदूरी कितनी है 1200, महिलाओं की मजदूरी कितनी है 700। 12 में 10 गया तो कितना बचा 2, और यहां गया तो कितना गया 3, तो हम कह सकते 3:2 है, मतलब पुरुष जो है वो 3/5 × 100, तो पुरुषों का परसेंटेज कितना है 60, और महिलाओं की बात है तो 2/5 × 100, तो यहां पर महिलाओं का परसेंट कितना है आपका 40। तो इस तरह से पुरुष और महिलाओं की बात अपन कर सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा, 3:2 आपका हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो इस तरह से भी आपको निकालना होगा। अगला क्वेश्चन आगे आता है इस तरह। अब देखो ये है आपके अलग, अब देखो ये तो थे इस तरह के क्वेश्चन। मैं आपको अर्थमेटिकल मीन के जितने भी टाइप बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे बताऊंगा, सारे, थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो जो भी हो, सारी बातें। अब आजकल इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल वे में आते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। लगते टिपिकल है लेकिन होते बहुत आसान है, इनमें ऐसा कोई भी टिपिकल पॉइंट होता ही नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मान लो कि x और 1/x का माध्य m है, मतलब दो संख्या है, एक संख्या कौन सी है x और एक संख्या कौन सी है 1/x। दो संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है m दे रखा है, दो संख्याओं का माध्य m है। पहले बताओ कि मैं तुमसे कहूं दो संख्याओं का माध्य 10 है, दो संख्याओं का माध्य 10 है, तो बताओ उन दो संख्याओं का टोटल कितना हुआ 20। इतना 2 × 10 20 किया। बस सेम चीज यहां पर है कि भैया आप समझिए कि x और +1/x इन दो संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है m है। यही तो है भाई, x और 1/x इन दो संख्याओं का औसत कितना है m है। तो बताओ x + 1/x इनका टोटल कितना आ जाएगा 2m, तो ये आपका 2m यहां पर निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से सुना अच्छे से।
तो इतना तो तुमको समझ में आएगा होगा कि इन दो संख्याओं का टोटल 2m होगा, इन दो संख्याओं का टोटल 2m होगा। एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का मान क्या होगा? अब सुनो, अब आप जानते हो यहाँ एक्स स्क्वायर 1/, तो इसके लिए आप जानते हो a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जिसको पता है वो आंसर ऑटोमेटिकली है। तो आप जानते हो यहां फॉर्मूला था आपका a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। a प्लस बी स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, ये इनका मान होता है। अब करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, जहां पर a है वहां पर x है और जहां पर b है वहां पर 1/x है, इतना ही लिखना होता और कुछ नहीं। बस इतना समझ लीजिए आप लोग, जहां a है वहां x लिखो, जहां पर b है वहां पर 1/x लिखो, बटे में आप 2 करो। यहां पर x आप लोग लिखिए, यहां पर आप लोग 1/x आप लोग लिख लिए, यहां पर 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में अब कंफ्यूज मत हो ना, मैंने ऐसा कोई टिपिकल काम नहीं किया, मैंने केवल और केवल a की जगह क्या लिखा? x, और b की जगह क्या लिखा? 1/x। केवल दो ही चीज मैंने लिखे, a की जहां a था वहां x लिखा और जहां पर b था वहां पर 1/x लिखा। बाकी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कि आप समझ रहे हो। अब सुनो ध्यान से, अब करना क्या है भैया, आपको करना है इन दोनों का टोटल कितना है? 2m है। तो भैया आप जानते हो इधर मैं अगर 2m लिख दूं तो क्या गलत कर दिया? ओके, इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर, इसको खोलूंगा तो आ जाएगा ये, और ये x से एक कर जाए तो कितना जाएगा आपका? 2। और हाँ क्लियर। तो इसका मतलब अब अपन मैथमेटिक पोर्शन में आ गए कि मैथमेटिक पोर्शन क्या कहता है। अब आप सोचिए कि आप लोग 2m का स्क्वायर कितना था? 4m स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस आपका 1/x², 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो 4m स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आपका 1/x² हो जाएगा। अब आप देखिए, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन, अच्छा कॉमन रखो या मतलब छोड़ो। अब सुनो, अच्छा इसको देखने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? आपको यह नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर और 1/x², इन दो संख्याओं का टोटल ये है, यही हुआ भाई। एक संख्या ये है और एक संख्या ये तो हो जाएगा इनका योग। अब इसने योग पूछा था कि माध्य पूछा, माध्य यहां पर माध्य पूछा है, माध्य क्या होगा? अब बताओ, जब दो संख्याओं का टोटल ये है तो बताओ इनका माध्य कैसे निकालेंगे? तो भैया 4m स्क्वायर माइनस 2, इसमें कितने का वाला? 2 का। ओके, 2 का भाग गया तो ये गया 2 बार, ये गया 1 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस 1। बस ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि x स्क्वायर और 1/x² का जो माध्य है वो माध्य 2m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन होता। अब मैंने क्या कहा, अलग अलग एग्जामों के अंतर्गत है, चाहे आप छोटा एग्जाम दो चाहे बड़ा एग्जाम दो, जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीट हुआ है बार बार कभी तो आंसर ही रट गए कि 2m स्क्वायर माइनस 1 होता है, लेकिन हमें आंसर नहीं रटना होता, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में आ जाए। तो हमें उस क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्मेट क्या है और किस तरह से उस क्वेश्चन को कंप्लीट अपने को करना होता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर सभी को? चलिए आगे आगे देखते हैं अपन। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी आते हैं। अभी तो अपन ने यहां पर स्क्वायर वाला देखा है, अब हो सकता है क्यूब का भी आ सकता है और जनरली आगे भी कुछ और हो सकता है, जैसे कि यहां पर वही है x और 1/x। एक संख्या कौन सी है? x, और एक संख्या कौन सी है? 1/x। इन दोनों का माध्य कितना है? m। मतलब दो संख्याओं का माध्य कितना है? m। तो आप बताओ कि x प्लस 1/x, इनका जो औसत है वो आपका m है। तो बताओ इन दो संख्याओं का अगर योग बोले तो x प्लस 1/x बराबर कितना जाएगा? आपका 2m हो जाएगा। ये लो वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी पूछ रहा है कि x क्यूब और 1/x³ का माध्य क्या होगा। अब क्यूब की बात करें, क्यूब तो आपको ये पता, अब सुनो, यहां पर आपको a प्लस बी क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या वैल्यू होती है? a क्यूब
प्लस आपकी बी क्यूब प्लस हो जाएगा आपका क्या 3ab आ जाएगा आपका a प्लस बी। इस तरह से अगर बात करें तो इस तरह से अपन इस प्रश्न को हल करें तो अगर बात आती है, अब मेरी बात को ध्यान सुना, तो जनरली क्या होता है कि जब अपन a प्लस बी क्यूब की वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं तो यहां पर आपके सामने था, अब तरीका वही है जो अपन पढ़ते हैं, जो तरीका अपन देखते हैं, और कुछ नहीं। बस तरीका क्या होगा कि जहां पर आपका a है वहां पर क्या होगा x, और जहां पर आपका b है वहां पर क्या हो जाएगा 1/x। बस अपने को इन वैल्यूज को पुट करना होता है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अगर बात करें, देखो a की जगह क्या लिखोगे आप लोग x, b की जगह क्या लिखोगे 1/x का क्या लिखोगे क्यूब। अच्छा a की जगह क्या लिखोगे x लिखोगे आप लोग, b की जगह क्या लिखोगे 1/x का आप लोग क्यूब लिखोगे, प्लस आपका 3x आ जाएगा 1/x हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका x प्लस 1/x की वैल्यू आपके सामने अपर आ जाएगी। क्लियर? अब आप इसको समझिए और समझने की कोशिश करो। अब बच्चा कहता है कि सर ये क्या हो रहा है, अरे हो कुछ ही नहीं रहा, जहां जहां a था वहां वहां x था, जहां जहां b था वहां वहां 1/x था। अब इतना तो हमें समझ में आ ही गया भैया कि इन दोनों का टोटल कितना है 2m का क्यूब हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, ये आपका 1/x क्यूब हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये कितना जाएगा आपके 2m आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। कितना जाएगा आपके 2m वैल्यू आप लोगों के सामने। ये गलत कर देगा आगे। अब सुनो, यहां तक की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सुनो, अब आप जानते हो कि यहां पर 2m का जो क्यूब है वो कितना जाएगा आपका 8m क्यूब बराबर ये हो जाएगा x क्यूब प्लस हो जाएगा आपका 1/x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 6m। अब 6m इधर आ जाएंगे, आपको बताइए तो 8m क्यूब माइनस 6m बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये हुआ कि भैया इन दो संख्याओं का ये योग है, ये योग आपका ये है। अब इसने योग पूछा था कि माध्य पूछा था, माध्य पूछा तो भाग कितना लगेगा 2 का। तो जब आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे, अब देखो समझो इसमें 2 का भाग लगाना है, तो 2 से गया कितना 4, 2 से गया कितना 3, तो 4m क्यूब माइनस 3m। अब इनमें दोनों में अच्छा, हालांकि आंसर ये भी है और इसको आगे भी हल करना चाहो तो इनमें कॉमन क्या है m, तो m कॉमन है तो m को साइड को, तो 4m स्क्वायर माइनस 3, लो ये आंसर हो जाएगा। तो इन दो संख्याओं का जो माध्य है वो आपका ये निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चा हाथ पैर फूल जाता है, बच्चा देखता है यार ये क्या हो रहा है, इतना टिपिकल, जबकि टिपिकल नहीं है, ये एक केवल इस फॉर्मूले का खेल है और बाकी कुछ भी नहीं है। और फॉर्मूला तुम्हें याद करके जाना ही पड़ेगा, फॉर्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा, फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए, चाहे वो आपका। और फॉर्मूले भी कौन, 2 फॉर्मूले केवल, या तो a प्लस बी का स्क्वायर याद कर लो या a प्लस बी का आप लोग क्यूब याद कर लो, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ध्यान, क्वेश्चन तो कुछ और भी आ सकते हैं। मान लो कि a यहां पर ये 4 का भी पूछ सकता है, ये 6 का भी पूछ सकता है, ये 8, या हालांकि वो बहुत टिपिकल हो जाएंगे, लेकिन टिपिकल नहीं होंगे। तुम्हें आपको पता है मैथमेटिक्स पढ़ी हो और आप जब एएसओ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स तो आपने पढ़ी होगी ना, फिर वहां पर आपको फॉर्मूले जैसा पूछे, अगर मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर का, क्यूब है तो क्यूब का, घात 4 है तो घात 4, 6 है तो 6, 8 जो भी है क्वेश्चन, इससे ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा, इससे ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा। और फिर उसके जगह जहां a है वहां x है और जहां b है वहां 1/x है, डेट्स ऑल। इतना ही काम करना। तो कहने का मतलब होता है कि चाहे प्रैक्टिस कितनी भी करो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट अपने को माइंड सेट रखना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का आ सकता है और किस लेवल का क्वेश्चन जा सकता है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस चीज को समझना। तो बताओ ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते? ओके, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हो सकता है एग्जाम में यहां घात 6 का पूछ ले तो फिर घात 6 के लिए तैयार रहना, घात 8 का पूछ ले, हालांकि ऐसा पूछता नहीं है साला, कभी आज तक जीवन में भारत के इतिहास में कभी ऐसा पूछा नहीं है। लेकिन अपन को पता रहना चाहिए, और पता केवल सॉल्यूशन नहीं है, बस इनके फॉर्मूले याद करके चल जाना। अब वो चाहे घात 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 6 का हो, ये कुछ
फॉर्मूले याद करके चल जाना, बस बात खत्म हो जाएगी। मतलब अलजेब्रा के जो फॉर्मूले होते हैं जो आप पढ़ते हो वो क्वेश्चन आप पढ़ जाना आराम से क्वेश्चन। और आप तो एएसओ की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे अलजेब्रा भी टॉपिक है, जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर अलजेब्रा भी है, तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकते हैं। आ रहा समझ यहां तक सभी को? अब चलते आगे, यहां तक तो हो गया अपना घंटा खत्म। तो अब हालांकि टिपिकल क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं। अब देखो ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है इजी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यह है कि ए बी सी, बताओ कितनी संख्या हो गई, और तीन संख्याओं का माध्य कितना है m। मैं तुमसे पूछो कि तीन संख्याओं का माध्य 6 है, तीन संख्याओं का माध्य 6 है, तो बताओ उनका टोटल कितना हो गया 18। तो सेम चीज यहां पर है कि अगर ए बी सी का माध्य m है, यानी a प्लस बी और प्लस सी बटे में 3 बराबर हो जाएगा m, ये तो हो जाएगा इनका माध्य। तो भैया आपको इनका योग बोल लो या इनका बीजीय विवेचन बोल लो, योग बोल लो या इनका बीजीय विवेचन बोल लो। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। ये लो ये आंसर, ये वैल्यू जाएगी। अब सुनो, ये तो क्या आधा काम कंप्लीट। फिर पूछा है ए बी, ये ए बी है, ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी, यहां पूरा नहीं लिखा हूं, मैं पूरा लिख देता हूं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 0। ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा सा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर का मान कितना है 0। तो ये पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन समझो, ए बी सी का माध्य कितना दे रखा है अपने को m। ए बी एक संख्या हो गई अपनी ए बी, एक होगी बी सी और सी, इनकी वैल्यू कितनी है 0। अब ये पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो भैया अपन जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है उसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इनकी वैल्यू होती है, ये इनका फॉर्मूला होता है। ओके, अब बच्चा कहते हैं फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा क्या? 100% जाना पड़ेगा, क्योंकि आप गणितीय माध्य पढ़ रहे हो और समांतर माध्य एक मैथमेटिकल मीन होता है। इसका मतलब समांतर माध्य एज ए एक गणिती है। जो मैथ्स में तुम औसत पढ़ते हो ना, वो औसत ही एक प्रकार का माध्य होता है, जो औसत तुम देख कर जाते हो। तो यहां पर तुमने ये सीखा मेरे प्यारे साथियों कि भैया इन तीन संख्याओं का टोटल जो है वो कितना दे रखा 3m। बताओ है या नहीं है? तो इसका तो जाएगा स्क्वायर, अरे हाँ या ना। फिर अपन ऐसे कैसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे 0, और इसकी वैल्यू क्या हो गई अपनी खत्म। अब अपने को 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। बताओ क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है, मतलब 3 संख्या आपको दे रखी है और इन 3 संख्याओं का योग दे रखा है। ये योग हुआ भैया, ये 3 संख्या, इन 3 संख्याओं का योग दे रखा। अब जैसे योग पूछा था कि माध्य पूछा है, माध्य, तो आप सोचो 3 संख्याओं का टोटल अगर 9m स्क्वायर है तो माध्य निकालना कितने भाग लगेगा 3 का, तो आंसर आ जाएगा आपका 3m स्क्वायर। ये आपका आंसर है। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो माध्य है वो 3m स्क्वायर हो जाएगा। तो 3m स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य निकल कर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो, कोई भी डाउट है पूछ लो। ये जितने भी लोग हैं, मैंने बार बार कह रहा हूं बच्चों को, हालांकि यूपी के बच्चे थोड़ा कम समझते लेकिन समझ जाएंगे। एक तीसरी क्लास, एक तो ध्यान रखना भैया, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मांगने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ भी हम आपको 1-2 दिन देंगे, जो भी तुम्हारा नाट, जिस दिन आज बुक लॉन्च हो जाएगी और बुक लॉन्च होने के बाद दोस्तों आपको पीडीएफ नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारी बुक ही हमारा पीडीएफ है, बुक ही हमारे नोट्स है। तो बुक से ही सब कुछ होगा और बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो राजस्थान वाले बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो यूपी वाले बच्चे इनको समझाओ, क्योंकि बुक का मतलब होता है कि यही हमारे नोट्स है, यही हमारी पीडीएफ है, यही सब कुछ है, यही गंगा है, यही यमुना है, यही कावेरी है, जो भी है सब कुछ यही है, और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक बात है ना, बुक को ऑनलाइन ही ऑर्डर करना होगा। तुम सोचो कि यूपी में बुक तुमको कहीं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, केवल एप्लीकेशन से ऑर्डर देकर ही बुक मिलेगी। धारणा ये भी समझ लेना। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए एक बार इसको देख लो, बाकी बात करें। एक बार समझ लो, आ रहा समझ सभी को? ये ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? हो गया यहां तक? अब देखो यहां तक, देखो ये है आपका। अब सेम क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में और आया था, लेकिन सुना ना, देखो कैसे। यहां पर अच्छा तुम्हारी बुक में तो सारे है नहीं? अरे तुम्हारी बुक में तो है ना सब, तुमको पता ही नहीं होगा, खोल के नहीं बेटे, है ना? अच्छा ए बी सी, बताओ कितनी संख्या हो गई? 3 संख्याओं का माध्य कितना है? m। 3 संख्याओं का माध्य m है। हमारा 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन को समझो। अपन जैसे जैसे क्वेश्चन अपने को दे रखा है ना, वैसे चले। a प्लस b प्लस c, 3 संख्याओं का माध्य m है। तो a प्लस b प्लस c, इन 3 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 3m। क्या हो जाएगा अपना? 3m। एक बात क्लियर? ये 3m अपना हो जाएगा। पहली बात तो ये तो गया एक पॉइंट कंप्लीट। अब फिर लिख रखा है 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c है। तो इस माइनस को इधर लाऊंगा तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर कितना हो जाएगा? 0। अरे होगा या नहीं होगा? ठीक है। अच्छा इनका एलसीएम कितना हो गया? ए बी सी। ओके एलसीएम ए बी सी। अच्छा ए बी सी में भाग दे कौन सा होगा? बी सी। बी में गया तो कौन बचा? ए सी। और ये बचा आपका ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब इसको अब बताओ, ये जो ऊपर की जो संख्या है, अगर इसको मैं लिखूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर क्या कर दूं? 0। अब बताओ पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? जो पहले वाला क्वेश्चन था वहां पर ये वैल्यू अपने को दे रखी थी और इस क्वेश्चन में अपने को निकालनी पड़ी है। बात वही है। और ये 2 क्वेश्चन बार बार एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम में आए। भाई अपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें तो ये वैल्यू अपने को दे, मतलब अपने को इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वहां तो ये चीज दे रखी थी। और यहां पर इसने अपने को हिंट दे रखा है कि इसको इस तरह से हल करना। अब क्वेश्चन वो कब हो गया? अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा वो कब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो बताओ भैया इन तीनों का टोटल जो है वो कितना है? 3m है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ये वैल्यू कितनी है? 0। और भाई ये वैल्यू कितनी है आपकी? 0। अब ये वैल्यू 0 है तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 9m स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 0 हो गया। अब बताओ इन 3 संख्याओं का ये जो है, ये तो क्या दे रखा है अपने को? योग। तो अपने को क्या पूछा है? माध्य। तो 3 संख्याओं का टोटल 9m स्क्वायर है, तो इनका माध्य 3m स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब बताओ समझ में आया नहीं आपको? सेम क्वेश्चन सेम बात है। ऐसा कोई टिपिकल या कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नहीं कि आपका बहुत टिपिकल हो या बहुत रॉकेट साइंस हो, ऐसा आपका नहीं होगा। ओके अब देखो यहां तक का पॉइंट समझ में आया या नहीं? यस या नो? ओके अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है कि भैया यहां पर समझो इसको, x और y कितने व्यक्ति? 1 और 2, 2 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? अब अपने को ये नहीं पता कि x की उम्र कितनी है और y की उम्र कितनी, ये नहीं पता। बस ये पता कि इन दोनों की औसत आयु 30 है। तो अगर x और y इन दोनों संख्याओं का औसत अगर 30 है तो बताओ इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना होगा? 60।
इसका मतलब x अगर 40 साल का है तो y 20 साल का है, x अगर आपका 35 साल का है तो y 25 साल का है, x अगर 50 साल का है तो y 10 साल का है, क्योंकि टोटल कितना होगा आपका 60। अब ये कह रहा कि तीसरा व्यक्ति जेड अगर और आ जाए तो उनकी उम्र, औसत उम्र कितनी रहेगी 28। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीन लोगों की औसत उम्र कितनी हो गई आपकी 28। तीन लोगों की औसत उम्र 28 हो गई, तो भैया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, आप देखिए ये हो जाएगा आपका 4 और कितना 80 अब आप सोचो, दिमाग लगाने की कोशिश करो कि दो व्यक्तियों की टोटल उम्र कितनी थी 60, जेड के आने के बाद उम्र कितनी होगी 84, तो बताओ जेड की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी 24 साल। तो जेड जो है वो कितने साल का है 24 साल का। तो यहां पर जेड की जो उम्र है वो कितनी है 24 साल। मतलब जेड के आने पर टोटल उम्र 84 हो जाती है, पहले इनकी टोटल उम्र 60 होती है, तो इसका मतलब 20 साल की 24 साल की उम्र बढ़ जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो जेड है ना वो कितने साल का है भैया 24 साल का, जेड की उम्र 24 साल आपकी आ जाएगी। क्लियर सभी को आता है? तो इस तरह की चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अब सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने करा रखा है लेकिन दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब सुनो, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत अंक 30 है। अब हमें नहीं पता कि इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बस ये पता है कि इस कक्षा के विद्यार्थियों की औसत जो अंक है वो 30 है, लेकिन कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है वो हमें नहीं पता। बस हमें पता है कि इनके जो औसत है वो आपके 30 है। लड़कों का जो औसत है, लड़कों का जो औसत है वो कितना आपका 27, और लड़कियों का जो औसत है, लड़कियों का जो औसत है वो कितना आपका 32। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों, तो इधर घटाओगे तो कितना 3, इधर घटाओगे 2, तो 2:3। इसका मतलब कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अंतर 2:3 है। मतलब यह है कि 2/5 इंटू में 100, तो लड़के कितने परसेंट है 40%, और अगर मैं कहूं 3/5 इंटू 100 तो लड़कियां कितने परसेंट है 60% है। अगर मान लो ये क्वेश्चन कह देता कि बताओ इस कक्षा के अंतर्गत टोटल 60 विद्यार्थी है, इस कक्षा में टोटल 60 विद्यार्थी है, तो बताओ लड़के कितने हैं 24 और लड़कियां कितनी है 36, क्योंकि 60 का 40% कितना होता है 24 और 60 का 60% कितना होता है आपका 36। तो ये भी तो कह सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कह दे कि कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, तो लड़कों की संख्या तो हो जाएगी 24 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी कितनी 36। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परसेंटेज के रूप में भी पूछ सकता है, अनुपात के रूप में भी पढ़ सकता है। तो किसी भी रूप में एग्जामिनर आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है, यह ध्यान रखना, किसी भी रूप में एग्जामिनर प्रश्न आपका पूछेगा। ओके सभी को यहां तक? अब मान लो कि ये क्वेश्चन है, आप लोग अब देखो यहां तक पहले बताओ कि ओके हो या नहीं हो, यस या नो, क्योंकि यहां तक देखो ध्यान रखना, ऑनलाइन में सबसे अच्छा फायदा है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को रोककर दोबारा सुन लो, फिर नहीं आए दोबारा सुन लो, तो आपको समझ में आ जाएगी। ऑफलाइन में तो क्या होता है सर दोबारा समझा दो, और ऑनलाइन में क्या है दोबारा देख लो, बात वही है भाई। और ऑफलाइन के अंदर तो बच्चा क्या कहता है सर एक बार और समझा दो, अब ऑनलाइन में हम क्या कहेंगे तुम एक बार और देख लेना। समझाने का तरीका वही रहेगा, बातें वही रहेगी, क्योंकि कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आई इसका मतलब है तुम लोग जिस समय तुमको समझाया जा रहा था उस समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था, और जब ध्यान कहीं और रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। ओके चलिए एक टिपिकल क्वेश्चन और लेते हैं, टिपिकल नहीं है लेकिन टिपिकल मानते लोग। देखो ए बी सी इनका माध्य M1 है, ये M1 है जाना, ये किताब में सब करेक्शन किए हुए हैं, यहां गलत है लेकिन हो सकता। तो मैंने कहा ए बी सी इन तीन संख्याओं का माध्य कितना दर का है M1, तो मैं कह दूं क्या a प्लस बी प्लस सी बटे में 3 बराबर आपका M1, तो ये तो जाएगा इनका माध्य। जबकि मैं इनका टोटल बताऊं तो कैसे लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3M1। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई? और हाँ या ना? फिर आता आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य कितना दर का है M2, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर
प्लस आपका सी स्क्वायर, इन तीन संख्याओं का जो माध्य है वो आपका कितना दे रखा है, m2। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जाएगा 3m2। क्या हो जाएगा आपका 3m2 हो जाएगा, ये 3m2 हो जाएगा। ये हुआ। अब ये पूछ रहा है कि ab प्लस bc प्लस ca का माध्य क्या होगा। मतलब एक संख्या कौन सी है, ab, एक संख्या bc और एक संख्या c है, इनका माध्य कितना होगा, यही है। अब क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग ढाल लो। तो इसका मतलब ये पूछा है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता फॉर्मूला। सारी चीजें देख लो। अच्छा, इनका टोटल कितना है, तो यहां पर मैं 3m1 लिख लू, क्या बात खत्म। इनका टोटल कितना है आपका 3m2, तो ये लिख लो क्या, अरे भाई इन तीनों का टोटल कितना है 3m2, बात खत्म। और हाँ या ना, फिर उसके बाद प्लस करो 2 और ये संख्या एज इट इज लिख लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लो भाई आ जाएगी, बात खत्म। और हाँ या ना। अब ये समझो कि टिपिकल नहीं है, बस मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये नहीं कि अरे सर ये क्या हो रहा है, माता काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, कल मैथ्स का सॉल्यूशन करके बता रहा हूं कि मैथ्स के अंदर ऐसे सॉल्यूशन होता है। अब आप बताओ, इसको ओपन करोगे तो 9m1 आएगा या नहीं आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 3m2 होगा या नहीं होगा, होगा। ये 2ab प्लस bc प्लस ca होगा या नहीं होगा, यस या नो, और हाँ या ना। अब चलो भाई, अब सॉल्यूशन कर लो। भैया इन दोनों में कॉमन कौन है, 3, केवल 3 कॉमन है ना, ऐसा 3m, ये m1 और m2 है, केवल 3, तो 3 कॉमन है, तो 3 को इधर लिख दिया, तो ये आ गया 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 हो जाएगा। अच्छा, ये इधर गुणा है तो इधर क्या जाएगा आपका भाग, अरे ये गुणा में तो इधर भाग आ जाएगा, बराबर क्या लिख दो ab प्लस bc और प्लस आपका ca। अब बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें, योग, ये योग है, मतलब इन तीन संख्याओं का टोटल है। अब टोटल को औसत में बदलने का भाग लगा देंगे, तो भैया इसमें 3 का भाग लगा, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट जाएगा, तो बचा कितना 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 बटे में 2। बस यही आपका आंसर है, यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब बताओ यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं आई, यस या नो, यहां तक का जो पॉइंट है वो समझ में आया या नहीं आया, यस या। ये तो कहानी थी हमारी व्यक्तिगत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का तरीका। बताओ यहां तक ओके है क्या, क्लियर सभी को, और हाँ या ना। अब एक काम करना, जितना भी मैंने पढ़ाया आप तक उसको ढंग से पढ़ लेना। अभी ऑनलाइन वाले बच्चे लाना, अभी 12 बजे तुम्हारी क्लास होगी मैथ्स की। अब बच्चे ये नहीं कहेंगे सर ये क्या तरीका है, कभी मैथ 2 बजे होती है, कभी समय परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी इस क्लास में बदलाव हो सकता है। अगर आप लाइव देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते तो रिकॉर्डेड देखो, 1000 बार रिकॉर्डेड देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 बार क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं आपको समांतर माध्य पूरा पढ़ा दूंगा, समांतर माध्य कल कंप्लीट हो जाएगा अपना पूरा, व्यक्तिगत श्रेणी का कंप्लीट हो गया, कल खंडित और अखंडित श्रेणी का समांतर माध्य कंप्लीट होगा। तो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, आज जितना भी मैंने बताया, एक बार आप उसको रिवाइज कर लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। मैं बार बार ये कहूंगा कि ना तो तुम्हें नोट्स बनाने की कोई जरूरत है, ना तुम्हें कोई पीडीएफ की जरूरत है, केवल और केवल बुक है। और बुक को दोस्तों मैं फिर कराऊं, आज की आज ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, क्योंकि कल फिर उसके बाद इसके ऊपर भी अगर आप जीएसटी लगाएंगे बाद में तुम रोओगे सर बुक की फीस बढ़ा दी बढ़ा दी बढ़ा दी, तो वो हमने नहीं बढ़ाई, सरकार ने बढ़ाई है, तो ध्यान रखना। तो आप लोग आज की आज बुक का ऑर्डर कर लेना, क्योंकि कल सबकी बुक एक साथ पार्सल की जाएगी। कल जितने भी 1500 विद्यार्थी होंगे उन सबकी बुक एक साथ पार्सल होगी। तो जितने भी विद्यार्थी लोग हैं बुक को आज के आज ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेना। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए विदा लेता हूं। अब जितना भी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, 5 मिनट के बाद तुम्हारी मैथ्स की क्लास होगी। मैथ्स की क्लास के लिए सभी लोग तैयार रहना। और एक बात ध्यान रखना, यूपी SSSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप लोगों को हम एक वादा करते हैं, इस बुक से बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, ये गारंटी है। सारा का सारा बुक से आएगा, आपको टेंशन लेने की कहीं पर भी कोई जरूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।